आज हमारा टॉपिक है एक्लेसिया। एक्लेसिया जो है वो ईसोफेगस का डिसऑर्डर है। ईसोफेगस एक ट्यूब की तरह एक आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से फूड को स्टमक तक लेके जाने में मदद करता है। ओके, सो एक्लेसिया क्या है? एक्लेसिया में जो हम ईसोफेगस की बात कर रहे हैं, तो ईसोफेगस जो है वो नीचे की तरफ जहाँ पे वो स्टमक से जाके जुड़ेगा, उससे पहले नीचे की जगह पे ईसोफेगस में मसल्स की रिंग होती है। ओके, एंड उसी के साथ साथ नीचे एक मस्कुलर एक आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पिंक्टर कहते हैं। स्पिंक्टर ईसोफेगस के द्वार को खुलने और बंद करने में मदद करता है। ओके, मसल्स के वजह से। तो जब स्टमक में खाना जाना होता है ईसोफेगस के रास्ते से, तब ये स्पिंक्टर खुल जाते हैं, मतलब मसल्स जो हैं वो खोल लेते हैं इस द्वार को, और जो फूड है वो ईसोफेगस से स्टमक की तरफ आ जाते हैं। और जब स्टमक में फूड नहीं जाना होता है, उस वक्त जो स्पिंक्टर है वो वापस बंद हो जाते हैं, मतलब मसल्स की मदद से ये जो एंड का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। ओके, ये फंक्शन स्पिंक्टर का होता है, इसको हम कार्डिक स्पिंक्टर भी कहते हैं। एंड एक्लेसिया में हम देखते हैं कि किसी कारणवश ये जो स्पिंक्टर है, ये जब स्टमक में खाना जाने का टाइम होता है, उस टाइम पे ये स्पिंक्टर खुल नहीं पाते हैं, मतलब बंद ही रह जाते हैं और स्पिंक्टर खुलते नहीं हैं। और स्पिंक्टर ना खुलने की वजह से स्पिंक्टर से जस्ट पहले का जो भी एरिया होता है उसमें जो खाना भरता जाता है, उस वजह से वो एरिया जो है वो विकसित होता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डायलेट होता रहता है। ओके, सो लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर का ना खुल पाना या लोअर ईसोफेगस का डायलेट होना बहुत ज़्यादा या फैलना बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्लेसिया। एक्लेसिया को एक्लेसिया कार्डिया या कार्डियोस्पैज्म भी कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि जो ईसोफेगस का स्पिंक्टर है उसको हम कार्डिक स्पिंक्टर कहते हैं, इसीलिए कार्डिक स्पिंक्टर की प्रॉब्लम को हम एक्लेसिया कार्डिया या फिर कार्डियोस्पैज्म भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं एक्लेसिया के। एक्लेसिया होने के कारण हैं मेनली जो कारण है वो ये हैं कि या तो फैमिली में एक्लेसिया का प्रॉब्लम है, तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें एक्लेसिया के केसेस देख सकते हैं हम। इसी के साथ साथ एक्लेसिया का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब है इम्यून प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अपनी ही बॉडी के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज़ बनाने लगे या अपनी ही बॉडी के सेल्स के साथ लड़ने लगे और बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगे, खुद की बॉडी को, उस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं या उस तरीके की जो बीमारियां होती हैं उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ओके, सो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हम देखते हैं कि बॉडी खुद के ही ईसोफेगस के जो सेल्स होते हैं उनको अटैक कर लेते हैं, तो वो ख़राब हो सकते हैं, मसल्स ख़राब हो जाते हैं, या तो जो नर्व्स होते हैं जो स्पिंक्टर की तरफ मैसेज लेके आते हैं खुलने के लिए और बंद होने के लिए, वो नर्व्स ख़राब हो जाते हैं। ओके, सो किसी भी कारणवश, चाहे वो नर्व्स ख़राब हुए हों, चाहे वो ईसोफेगस के सेल्स ख़राब हुए हों, इन कारणों की वजह से जो कंडीशन है वो इस तरीके की हो जाती है कि वो स्पिंक्टर खुल नहीं पाता और खाना स्टमक में नहीं आ पाता, तो इसको हम कह रहे हैं एक्लेसिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लक्षण क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो लक्षण में नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहे हैं और वो खाना ईसोफेगस में गया लेकिन उसके बाद एंड में जाके वो अटक जाता है और आगे स्टमक में नहीं जा पाता, तो वहाँ पे दर्द होगा, निगलने में दर्द होगा, वहाँ पे खाना जब फंस जाएगा तो उस जगह पे दर्द होगा, साथ ही साथ वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा चेस्ट में। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि पेशेंट को वॉमिट करने जैसा सेंसेशन होगा। स्टमक में खाना नहीं पहुंच रहा है, इसलिए जो एसिड्स हैं वो वहाँ पे रीजर्जिटेशन या रिफ्लक्स, मतलब वापस मुंह की तरफ मतलब माउथ की तरफ वापस आना एसिड का या खाने का, वैसे कंडीशंस देखते हैं हम। अगर ये चीज़ नहीं पहुंच पा रही है तो वहाँ पे और स्वेलिंग हो जाएगी ईसोफेगस में, साथ ही साथ खाना स्टमक में नहीं जा रहा है, इसीलिए बॉडी में जो है वो पोषक जो न्यूट्रिशन होता है उसकी कमी हो जाएगी और उस वजह से बॉडी वीक होने लगेगी, मसल्स में, जॉइंट्स में वगैरह पेन हम देखते हैं। ओके, तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं जो हम एक्लेसिया की वजह से देखते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम जांच कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम या तो ईसोफेजियल मैनोमेट्री कर सकते हैं, मसल्स का काम कैसा है वो देखने के लिए। तो वो कैसे किया जाता है कि एक ट्यूब होती है, उसको माउथ के थ्रू ईसोफेगस में डाला जाएगा और साथ ही साथ हम पेशेंट को खाना निगलने के लिए कहेंगे, खाने के लिए कहेंगे। जब खाना ईसोफेगस में जाता है तो वो ट्यूब जो है वो हमें रिकॉर्डिंग बताएगा कि वहाँ मसल्स की कितनी एक्टिविटी हो रही थी जब खाना गया। ओके, सो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि मसल्स कितने ख़राब हैं या कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, वो ईसोफेजियल मैनोमेट्री हो गया। इसके अलावा हम एक्सरे करा सकते हैं। ज़्यादातर एक्सरे बेरियम जो सोल्यूशन है वो पिलाने के बाद की जाती है ताकि हमें क्लियर पिक्चर्स मिले कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। CT MRIs किए जा सकते हैं, एंडोस्कोपी किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर जैसे ये किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हुआ हो तो उसके लिए, या इन्फेक्शन हो रहा हो जैसे पस वगैरह बढ़ रहा हो वहाँ पे, क्योंकि वो खाना अटकने की वजह से सेल्स ख़राब हो रही हैं और उस वजह से अगर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम ब्लड टेस्ट वगैरह भी करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट से हम नर्व्स को या सेल्स को सही नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ जो लक्षण हैं उसको हम ट्रीट कर पाते हैं। उनमें आता है जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, तो उसके लिए हम एंटासिड्स दे सकते हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स दे सकते हैं जो एसिड्स को कम करेंगे। ओके, उसी के साथ साथ हम पेशेंट को एनाल्जेसिक दे सकते हैं जो चेस्ट में डिस्कम्फर्ट और पेन है उसे कम करने के लिए। उनको हम जो भी न्यूट्रिशन की कमी आ रही है उनकी बॉडी में, उसके बदले में हम उन्हें न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट दे सकते हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स हो गए या फिर कोई और मिनरल्स हो गए, वो सब कुछ दे सकते हैं। ओके, जो रियल ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के थ्रू पॉसिबल होता है, जिसमें या तो मतलब सर्जरी या नॉन फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट्स हैं उसमें हम क्या करते हैं कि एक तो डायलेशन कराते हैं। डायलेशन में एक बलून इंसर्ट किया जाता है ईसोफेगस में और उसके थ्रू जो एंड पार्ट है उसको क्या किया जाएगा, फैलाने की कोशिश की जाएगी, उसका जो आकार है उसको बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। इससे नहीं होता है तो ईसोफेगोमायोटोमी किया जाता है, उसमें सर्जिकली जो मसल्स हैं उनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं ताकि मसल्स ठीक से काम करना स्टार्ट कर दें। ओके, ये सब किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कुछ अड़चन है, कुछ किसी भी तरीके का वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको भी सर्जिकली क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ओके, सो ये है जो हम सर्जिकली एक्लेसिया के लिए कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है एक्लेसिया के बारे में। एक्लेसिया एक ऐसा कंडीशन जब ईसोफेगस का जो एंड पार्ट होता है, लोअर ईसोफेगस, वो अगर खुल नहीं पाए ताकि फूड स्टमक तक पहुँचें, उस प्रक्रिया के लिए अगर वो ईसोफेगस का एंड पार्ट खुलता नहीं है, स्फिंक्टर ओपन नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम एक्लेसिया कहते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।